गुड इवनिंग एवरीवन। हम स्टार्ट करते हैं। एंड इससे पहले हमारे 2 लेक्चर्स हुए हैं। ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। एंड हम अभी देखने वाले हैं अबाउट जावा। तो कल हमने देखा था थोड़ा सा जावा के बारे में और वेरिएबल्स डेटा टाइप्स के बारे में हमने, बट अभी के लिए जस्ट हमेशा हमें क्या करना है ऐसा। अब मैंने बोला कि एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमें यूजर को कुछ प्रिंट करके दिखाना है, लाइक यूजर को जब भी आप कुछ आउटपुट डिस्प्ले करना चाहते हैं, टू प्रिंट आउटपुट, टू प्रिंट आउटपुट फॉर द यूजर, जब भी आप कोई मैसेज यूजर को दिखाना चाहते हैं, ओके, टू प्रिंट अ मैसेज फॉर द यूजर, यूजर is responsibility of is the responsibility of output function, is the responsibility of output function। आउटपुट फंक्शन का क्या काम है? आउटपुट फंक्शन का काम है यूजर को, मतलब जब आप प्रोग्राम रन कराएंगे, एक तो आप हैं जिसने आपने कोड लिख दिया और कोड आपने समझ लिया कि ओके मेरा ये कोड है, ये काम करेगा। जैसे हम एक कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, ओके जैसे हम एक कैलकुलेटर, मोबाइल में हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। मैम क्या विदाउट क्लास फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते? नहीं, विदाउट क्लास फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते इन जावा, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वी कैन, बट जावा में हम नहीं कर सकते। जावा में हर फंक्शन क्लास के अंदर आएगा। ओके विशाखा, तो जब भी जैसे हम अभी बता रहे थे कि सपोज आप मोबाइल फोन चलाते हो, सभी ऐसा आप मोबाइल फोन चलाते हो, इस मोबाइल फोन के अंदर हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज करते हैं। अब एप्लीकेशन जिसने बनाया, भाई किसी ना किसी ने तो बनाया होगा, उसने कुछ उसके लिए कोडिंग भी लिखी होगी, एंड जो भी उसने कोडिंग लिखी होगी वो कोडिंग बैकएंड में चल रही है। लाइक आप वो प्लस बटन पे क्लिक कर रहे हो, आप लिख रहे हो 10, फिर आपने प्लस बटन पे क्लिक किया, फिर आपने लिखा 20, फिर आपने इक्वल पे क्लिक किया, 30 लिख के आ गया। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या उन्होंने कोडिंग लिखा है, कैसे इसको डेवलप किया गया, कैसे ये काम कर रहा है बिल्कुल प्रॉपरली कि हमारे हिसाब से परसेंटेज निकाल के दे रहा है, माइनस कर रहा है। ओके, इट्स नॉट अवर मैटर। हमें क्या करना है कि वी आर द यूजर फॉर द एप्लीकेशन एंड वी आर यूजिंग इट। सो हमारा सिर्फ कितना काम है कि मैं आपको डेटा इनपुट करूं, आप मेरे डेटा पे काम करो एंड शो मी द आउटपुट। दैट इज द प्रॉब्लम। सो सपोज हम एटीएम यूज करते हैं, बैकएंड में क्या लॉजिक चल रही है, कैसे वो मेरे अकाउंट के पैसे डिडक्ट कर रहा है, कैसे वो ये चेक कर रहा है कितने पैसे हैं, कैसे बैंक से कनेक्ट हो रहा है, कैसे वो माइनस कर रहा है मेरे करेंट अमाउंट से वो अमाउंट जो वो हमें रिटर्न कर, ये सारा हेडक वो इंटरनल प्रोग्रामिंग का है, इट्स नॉट आवर हेडक। हमें बस क्या करना है, हमें जाना है, ओके देयर इज अ मैसेज कि इंटर योर पिन, हमने पढ़ा और मुझे पता चल गया ओके यू नीड टू माय पिन नंबर। ओके मैंने इनपुट किया, डेटा दिया 4 डिजिट का, इंटर, वो इनपुट हो गया, डेटाबेस में सेव हो गया, एंड देन इंटर द अमाउंट यू वांट टू विथड्रॉ। ओके हमने इनपुट किया द 10,000 रुपीज एंड हमें वो पैसे मिल गए। मुझे ऐसा लगता है 10,000 माइनस कर लो, ऐसा है ना, बट इंटरनली कोई ना कोई कोडिंग तो चल रहा है। हम सिर्फ किस पे ध्यान दे रहे हैं, इनपुट और आउटपुट पे। प्रोसेसिंग, कैसे उस डेटा को यूज करना है, ये आपके लॉजिक का काम है, ये आपके बैकएंड कोडिंग का काम है। अगर आपको यूजर से कुछ डेटा लेना है, अगर आपको यूजर को कुछ मैसेज दिखाना है, योर अवेलेबल बैलेंस इज दिस, आप करोगे ना, यूजर को कम से कम इतना तो करोगे, यूजर से डेटा तो लोगे, यूजर को आउटपुट तो दिखाओगे, यूजर को कुछ मैसेज भी तो देंगे। यूजर ने एटीएम में जैसे ही इंटर किया, आपने खाली स्क्रीन दिखा दिया, वो समझ ही नहीं पा रहे मुझे करना क्या है, क्या चाहते हो। ओके जब भी हम ऐसा कुछ कोड लिखते हैं, कुछ लॉजिक लगाते हैं, उस लॉजिक को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूजर को, सामने वाले को जिसके लिए हम ये कोड डेवलप कर रहे हैं, एक आसान इंटरफेस या एक आसान मैसेज देते हैं। इंटरफेस तो बात की बात है, वो इंटरफेस हम आमतौर पे कंसोल एप्लीकेशंस जो हम जावा से बना रहे हैं, इसमें हम मैसेजेस से तैयार करते हैं। यूजर गया, उसने प्रोग्राम रन कराया, उसे मैसेज मिल गया, इंटर अ नंबर, मैसेज पढ़ के समझ आया, ओके यू नीड अ नंबर इनपुट फ्रॉम माय साइड, ओके इनपुट 10,
इंटरसेकेंड नंबर, अच्छा आपको एक और चाहिए 20 एंड शो मी द आउटपुट। ओके, द आउटपुट इज द एडिशन आउटपुट इज लाइक 30, ऐसा। सो ये जो काम हो रहा है वो आपको किससे करना है, वो आउटपुट फंक्शन से करना है। एंड जावा, जैसा हमने देखा कि जावा के अंदर कोई भी फंक्शन, जावा के अंदर कोई भी जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन ऐसे नॉर्मली बाहर ही नहीं लिख दिया गया है। हर एक फंक्शन, अब आउटपुट दिखाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? जिसका नाम है प्रिंट। जिसका नाम है क्या? प्रिंट। नाम से ही समझ आ रहा है, प्रिंट, मेरे लिए कुछ प्रिंट करो। तो ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ऐसे प्रिंट सेमीकोलन। एंड इस सेमीकोलन के अंदर डबल इन्वर्टेड में आप जो कुछ भी पास कर देंगे वो सब कुछ आपको प्रिंट होके आउटपुट विंडो पे दिखेगा। सो जब जब आपको यूजर को कुछ दिखाना है, प्रोग्राम चलेगा, यूजर से कुछ इनपुट लेना है, एक मैसेज दिखाना है, ओके ऐसा प्रोग्राम चलेगा। यूजर को जब भी आउटपुट कुछ दिखाना है, ओके ये मैसेज प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन काम करेगा। बट ये प्रिंट फंक्शन एक पैकेज के अंदर बना हुआ है, वो पैकेज जिसका नाम है सिस्टम। और सिस्टम पैकेज के अंदर एक क्लास है प्रिंट स्ट्रीम, और उस क्लास का बना बनाया ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है आउट। तो सबसे फर्स्ट इस फंक्शन को आप डायरेक्टली इसके नाम से कॉल नहीं कर सकते, इसके पहले आपको एक पैकेज का नाम लिखना है जिसके अंदर ये सारे कोड लिखे गए हैं, जो है सिस्टम, एस कैपिटल, एंड फिर आपको डॉट लगाना है। और इस पैकेज के अंदर एक क्लास है जिसके अंदर ये मेथड बनाया गया है प्रिंट स्ट्रीम क्लास, उसका बना बनाया ऑब्जेक्ट है दैट इज आउट। आपको लिखना है आउट एंड देन डॉट लगा के लिखना है प्रिंट। तो ये फंक्शन है और यहां पे आप पास कर दो अपना मैसेज जो भी आपको प्रिंट करना है। सो जब भी हमें कुछ प्रिंट करना है ये तरीका है। एक और तरीका है, कौन सा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। एलएन एक और फंक्शन है इसी क्लास का, दो फंक्शन बनाए गए इस क्लास में, बहुत सारे हैं बट अभी हम दो पढ़ रहे हैं, प्रिंट एलएन। एंड यहाँ डबल इन्वर्टेड में भी वही सेम चीज। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर है कि ये एक लाइन में सिर्फ मैसेज प्रिंट करने का काम करता है, बट ये एक मैसेज भी प्रिंट करता है एंड देन उस लाइन को टर्मिनेट भी करता है। मतलब अगला जो कुछ भी प्रिंट होगा आउटपुट विंडो पे वो अगली लाइन से प्रिंट होगा, दैट इज प्रिंट एलन। प्रिंट एंड गो टू द नेक्स्ट लाइन, इट इज लाइक दैट। तो जब भी आपको कुछ यूजर को दिखाना है यू नीड टू यूज दिस स्टेटमेंट। कौन सा? सिस्टम ऐसा डॉट इज अ ऑब्जेक्ट जो कि आउट एंड देन डॉट, एंड यहाँ पे आपको यूज करना है। अब देखो प्रिंटलन को हम कई तरीके से यूज करते हैं, प्रिंट को भी हम कई तरीके से यूज करते हैं। इसे हम कहते हैं ओवरलोडेड मेथड। इसे हम कहते हैं ओवरलोडेड मेथड, जो एक कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। जैसे आप देखोगे ना यहाँ प्रिंटलन, प्रिंट दो तरीके से दिखा रहा है प्रिंटलन, एक ये तरीका एक ये तरीका है ना, दो तरीके से। इन दोनों में अंतर क्या है? एक ये वाला प्रिंटलन है, एक ये वाला प्रिंटलन है। आप देखोगे कि ये वाला जो प्रिंटलन है ये फंक्शन का नाम है, ये इसका पैरामीटर है, और इधर जो है इसका रिटर्न टाइप है। सो व्हाट इज द फंक्शन नेम? द फंक्शन नेम इज प्रिंटलन। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द फंक्शन? स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन? वॉइड। ओके, तो ये VS कोड ये हमें दिखा रहा है फंक्शन के बारे में, बेसिक जो उसका डिफिनीशन है। एंड इसे हम कहते हैं ओवरलोडेड मेथड। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, जिसमें एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के मेथड्स कई बार बनाए जाते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर, विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, डिफरेंट नंबर ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, कई तरीके का है। वैसे आप ये देखोगे नीचे, आप ये देखो प्रिंट नाम के फंक्शन को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन को यूज करिए, एक पैरामीटर पास करिए ऑब्जेक्ट टाइप का। ऑब्जेक्ट इज अ डेटा टाइप, दैट इज द पेरेंट डेटा टाइप ऑफ द ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो इसको हम लोग यूज करते हैं, आगे हम लोग ये भी देखेंगे, धीरे धीरे करके हम इन बातों को समझेंगे। एंड ये जहां भी डेटा टाइप के बाद ये वाला सिंबल लग जाए ये उसे एरे की तरह रिप्रेजेंट करता है। एरे इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। तो ये
कैरेक्टर टाइप का एरे एक्सेप्ट कर सकता है, डबल टाइप की एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, फ्लोट टाइप की एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, लॉन्ग टाइप की एक वैल्यू एक्सेप्ट, ऐसे कई टाइप की वैल्यूज है, और इसे हम कहते हैं ओवरलोडेड मेथड्स, मेथड ओवरलोडिंग, दैट इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, उसका पार्ट है जिसमें हम एक ही मेथड को बार बार डिक्लेयर। ओके, सो दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और प्रिंट एलन और प्रिंट में अंतर एक सबसे बड़ा ये भी है कि प्रिंट एलन को आप सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं जिसके पैरेंथेसिस में किसी कोई भी वैल्यू पास ना की गई हो, बट प्रिंट फंक्शन को ऐसे नहीं छोड़ सकते, ऐसे आप नहीं लिख सकते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट की बात कर रहे हैं, ऐसे आप इसे नहीं छोड़ सकते। आप देखोगे ये एरर बता रहा है, ये कह रहा है कि ये जो आपने तरीका अभी यूज किया ये प्रिंट के लिए सही नहीं है, लाइक प्रिंट फंक्शन ऑलवेज नीड्स अ पैरामीटर, ऑलवेज नीड्स अ वैल्यू इन द फॉर्मल आर्गुमेंट एज एक्चुअल आर्गुमेंट इसको कहते हैं, जब हम मेथड की कॉलिंग के टाइम पे वैल्यू पास करते हैं। सो प्रिंट नाम का फंक्शन है, यहां हमेशा इसे एक वैल्यू पास करना पड़ेगा। किस टाइप की वैल्यू? आपने डबल इन्वर्टेड लगाया, ये देखो ये जो एस कॉलन आ रहा है ना, ये एस कॉलन हमने लिखा नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। एक्चुअली क्या होता है, प्रिंट फंक्शन में दिखाती हूं, प्रिंट फंक्शन जब कॉल करोगे तो देखोगे तुम कि ऐसा सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये देखो प्रिंट फंक्शन है, इसमें जो एक पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का है, इसका नाम एस है ना, एस। तो ये जब हम लोग यहाँ प्रिंट लिख रहे हैं और जैसे ही हम यहाँ डबल इन्वर्टेड बना रहे हैं, जैसे ही हम यहाँ डबल इन्वर्टेड बना रहे हैं, तो इस डबल इन्वर्टेड के अंदर हम जो कुछ भी पास कर रहे हैं ये समझ रहा है कि ये जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं वो कहाँ पे सप्लाई हो रहा है, ये प्रिंट नाम के फंक्शन को, वो जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एस नाम का बना है उसमें जा, तो वो ये जो हमने फॉर्मेट कॉलन लिख के जो आ रहा है, अभी एस कॉलन लिख के आया था, कभी ओ कॉलन लिख के आ जाए, कभी बुलियन वैल्यू पास करें तो शायद फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का नाम बी है, तो ऐसा ये जो लिख के आ रहा है आप इसको उतार ना लेना, ये हमने नहीं लिखा है, ये जस्ट फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के नेम है। तो हमने लिखा डबल इन्वर्टेड, और डबल इन्वर्टेड के अंदर मैंने लिख दिया हेलो माय नेम इज टेकफाइल, हेलो माय नेम इज टेकफाइल। अब यहाँ जो कुछ भी आप, सॉरी प्रिंटफ यूज हो गया, प्रिंटफ नहीं प्रिंट यूज करना है, सो यहाँ जो कुछ भी आप यूज लिख दोगे ये डबल इन्वर्टेड में। अब डबल इन्वर्टेड ये देखो, प्रिंट फंक्शन कई टाइप का था, कई तरीके से बना है, कई तरीके के आर्ग्यूमेंट को पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है, पर अभी मैं ऐसे प्रिंट फंक्शन पे कर्सर ले जा रही हूं तो ये क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है कि ये प्रिंट स्ट्रिंग क्लास का एक प्रिंट नाम का फंक्शन है जिसे स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास किया गया है, स्ट्रिंग टाइप का। तो ये ऑटोमेटिक समझ गया कि अभी मैं कौन से वाले प्रिंट फंक्शन की कॉलिंग कर रही हूं जिसका पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का है। एंड देन मैंने एक बार, अब क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी अगला जो मेरा स्टेटमेंट हो ना, अगला जो कुछ भी मैं प्रिंट कराऊंगी वो अगले नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हो गया है, तो मैं ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट लिखने के बाद प्रिंटलन लिख दूंगी, और प्रिंटलन में जब तक आप कुछ पास नहीं करोगे, मतलब प्रिंटलन में यहां जब तक कोई वैल्यू पास नहीं करोगे तब तक ये बस एक काम करेगा, लाइन ब्रेक करने का, मतलब एक लाइन में ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, देन वो वाली लाइन ब्रेक हो गई, अब जो कुछ भी मैं अगला लिखने जा रही हूँ अगले लाइन से प्रिंट हो, दिस इज द पॉइंट। सो अगेन मैं लिखूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अगेन मैं लिखूं, मैंने लिखा सिस्टम डॉट, अब यहां से आप डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन नहीं मैं प्रिंट को कॉल करूंगी बिकॉज मुझे प्रिंट का यूज देगा, बोलो प्रिंटलन क्यों नहीं कर रहे हो, कर सकते हैं दोनों एक, मैं यहाँ प्रिंट ना करके मैं प्रिंटलन कर देती ना, मेरा ये दोनों लाइन का काम एक ही स्टेटमेंट में हो जाता, ये लाइन प्रिंट भी हो जाता एंड देन लाइन ब्रेक भी हो जाता, बट मुझे दोनों फंक्शंस को देखना था कि कैसे वो काम कर रहे हैं, देन हमने इस वजह से प्रिंटलन यूज नहीं किया, सिर्फ प्रिंट यूज किया, गेटिंग द पॉइंट। सो ओके, अब मैंने यहां लिखा प्रिंटलन, क्या होगा काम, एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा, कौन सा स्टेटमेंट, हेलो माय नेम इज टेकपाइल, देन वो लाइन ब्रेक हो जाएगी, देन अब मैं दूसरी वैल्यू प्रिंट करने जा रही हूँ, कौन सी वैल्यू, मैंने लिखा यहां फिर से डबल इन्वर्टेड बनाया, हमने लिखा माय एज इज
10 years या आई एम 10 years। अब ऐसे मैंने लिख दिया। अब फिर से मैंने एक बार लिखा system.out.println। अब ये आप बोलोगे कि मैं एक ही लाइन में लिख देते काम हो जाता, बट हमें प्रिंट और println का यूज देखना था, इसलिए हमने ये काम किया। एंड नाउ ये मेरा एक प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। मुझे इसको रन कराना है, ये इधर रनर दिख रहा है, कोड रनर। मैं इस पे बस ऐसे क्लिक करूं और नीचे आपको ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके मिल जाएगा ये। अब फिलहाल इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें जो भी कोड हम यहाँ लिख रहे हैं, अब यहाँ प्रिंट होके आ रहा है हेलो वर्ल्ड, बिकॉज जो भी कोड हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये कोड हमें जरूरत है पहले इसको कंपाइल करने की, देन इसको एग्जीक्यूट करने की। अब है क्या कि हमने देखो, इसको जो कुछ भी हम कोड लिख रहे हैं उसे हम कैसे कंपाइल और रन करेंगे, इसका फायदा है कि ये होगा, इसका फायदा ये होगा कि अब देखो मैंने एक बार डिबग कर दिया, फिर यहां से रन कराया तो ये आ गया, माई नेम इज टेकपाइल, माई एज इज 10 years। एंड ये दोनों अलग अलग लाइन में लिख के आ रहा है, माई एज इज टेकपाइल अलग लाइन में एंड माई एज इज ये अलग अलग लाइन में। अब मैंने क्या किया कि मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक दूसरी और फाइल बनाना। एंड एक्चुअली क्या होगा कि जब भी आप जो कोडिंग लिख रहे हो, मैम system.out.print जब लिखते हैं तो एस ही क्यों आ रहा है, इसको एक बार और बता दीजिए। ओके ओके फाइन, ये एस इसलिए आ रहा है ना, अभी मैं दिखाती हूँ तुम्हें। इस बार मैंने लिखा system.out.print, प्रिंट एल नहीं, एल हटा दिया, प्रिंट, और इस बार मैंने लिखा 10। अब बोलो, अब तो एस कॉलन नहीं आया, अब तो आई कॉलन आया। अब एस कॉलन नहीं आया, अब आई कॉलन आया। ओके शिखा, क्यों आई कॉलन आया? बिकॉज ये मैं लिख नहीं रही हूं, मैं तो सिर्फ ये पास कर रही हूं, मैं तो सिर्फ लिख रही हूँ 10। आई कॉलन तो ये अपने आप लिख जा रहा है। सो इट्स अबाउट कि जो प्रिंट नाम का फंक्शन बनाया गया है, जो प्रिंट नाम का फंक्शन बनाया गया है, यहां पे तुम देख लो एक बार, मैंने लिखा system डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो ये जो प्रिंट फंक्शन बनाया गया, नीचे यहां देखो, अगर तुम प्रिंट फंक्शन को कोई ऑब्जेक्ट पास करोगी, कोई एक ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू जिसे तुम स्क्रीन पे प्रिंट करके यूजर को दिखाना चाहती हो, तो जब ऑब्जेक्ट पास करोगी तो ये अपने आप उसे सेंस करेगा कि ओके इस बार हम ऑब्जेक्ट हमने पास किया है। वो जो ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू तुम पास कर रही हो प्रिंट फंक्शन को प्रिंट कराने को, ये स्टोर कर रहा है एक वेरिएबल में जिसका नाम है ओबीजे। तो ये तुम्हें तब समझ आएगा जब हम लोग मेथड्स बनाएंगे। एक्चुअली जब हम लोग मेथड्स बनाते हैं, जैसे मैं कोई अगर अपना मेथड बनाऊं, मैं ऐसे बनाऊंगी, मैं लिखूंगी पब्लिक वॉइड एंड ऐड। ये पब्लिक क्या है, ये एक्सेस मॉडिफायर है मेथड का, वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप है, ऐड क्या है, मेरे मेथड का नाम है। और मैं इसको दो पैरामीटर देना चाहती हूँ, एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर जिसका नाम है ए, दूसरा इंटीजर टाइप का पैरामीटर जिसका नाम है बी। सो इस टाइप के पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनते हैं। तो जब भी मैं इस ऐड फंक्शन को कॉल करूंगी ना, अभी तो मैं इसका डिफिनीशन लिख रही हूँ, जब भी मैं कहीं ऐड फंक्शन को कॉल करूंगी और जब मैं उसे दो इंटीजर वैल्यू पास करूंगी तो ये ऐसा दिखाएगा। मतलब हम ऐसे ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे और ऐसे जब उसे पास करेंगे ना 10,20, तो ये दिखाने लगेगा ऐसे कि ये 10 जो हमने पास किया, देखो ना दिखा रहा ना, ए कॉलन बी कॉलन, ये ए बी क्या है समझ गई, ये ए और बी ये मेरे वेरिएबल्स का नाम है। ये फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पे ये जब फंक्शन का डिफिनीशन है और ये फंक्शन की कॉलिंग है, ये इसे कहते हैं डिफिनीशन ऑफ ऐड, और इसे कहते हैं कॉलिंग ऑफ ऐड, इसे कहते हैं कॉलिंग ऑफ ऐड फंक्शन। जब भी तो ये जो बनता है ना, इसे हम कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ये यूजर से इनपुट लेने के लिए बनता है, आगे मैं समझाऊंगी जब हम यूडीएफ पढ़ेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूडीएफ। मुझे लगता है कि अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो और अगर आपको यूडीएफ नहीं पता, अगर आपको फंक्शन बनाने नहीं आता, देन आप प्रोग्रामिंग नहीं जानते। सो यूडीएफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो यहाँ आपने लिखा एड इंटीजर बी, ये जो ए कॉलन बी कॉलन लिख के आ रहा है, ये बता रहा है कि यू आर पासिंग 10
that is being stored in the formal argument named A. You are passing 20 that is being stored to a formal argument of the add function named B. Again I am repeating. ये A कॉलन B कॉलन मुझे बता रहा है कि ये जो आप 10 पास कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो ऐड फंक्शन को, ऐड फंक्शन इज स्टोरिंग दैट वैल्यू इन अ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट वेरिएबल. द नेम ऑफ द वेरिएबल इज A. The value 20 that you are passing to the add function is storing that value in the formal argument named B. So ये formal argument का नाम है. Okay. So ये जो मैंने लिखा I कॉलन S कॉलन, ये जो आ जाता है ना, ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के नाम है. जब फंक्शन बनाया गया होगा ना कहीं प्रिंट फंक्शन का कोडिंग लिखा गया होगा, क्या काम करेगा, वहां पे फंक्शन को पैरामीटर दिया गया होगा, पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल बनाए गए होंगे और ये उस वेरिएबल का नाम. ओके. तो इस तरीके से हम मल्टीपल टाइप की वैल्यू को प्रिंट, अभी हम ये प्रिंट फंक्शन पे कर्सर ले जाएं तो ये अपने आप दिखा रहा है कि प्रिंट फंक्शन इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले. कैसे इसे पता चला? जैसे ही हमने पास किया 10, प्रोग्रामिंग में जब भी कहीं हम ऐसे नंबर लिखेंगे, कंपाइलर उसे इंटीजर समझेगा. प्रोग्रामिंग में जब भी कहीं हम ऐसे नंबर लिखेंगे, कंपाइलर उसे क्या समझेगा? इंटीजर समझेगा. मैंने अगेन यहाँ पे लिखा, एक बार फिर से मैं ब्रेक लाइन लगा देती हूँ, और ब्रेक लाइन लगाने के लिए मैं /n लगा सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अभी हम प्रिंटलन यूज कर रहे हैं क्योंकि हम प्रिंटलन का यूज देख रहे हैं. ऐसा फिर से मैंने एक वैल्यू प्रिंट किया, मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंटलन नहीं प्रिंट, और प्रिंट में इस बार मैंने पास कर दिया ट्रू. बताओ ट्रू किस टाइप की वैल्यू है? अभी मैं प्रिंट पे कर्सर ले जाऊंगी तो ये क्या दिखाएगा? अभी प्रिंट, कौन सा प्रिंट फंक्शन कॉल किया गया? कौन सा प्रिंट फंक्शन कॉल किया गया? किस टाइप का पैरामीटर प्रिंट में पास किया? देखो तो ये अपने आप सेंस करके बता रहा है कि इस बार जो प्रिंट फंक्शन यूज हो रहा है वो बूलियन पैरामीटर वाला यूज हो रहा है. ओके. तो ये वो तो आप किसी भी टाइप की वैल्यू, यस, आप किसी भी टाइप की वैल्यू यहां पास कर सकते हैं और उसे आप प्रिंट करा सकते हैं. अगेन मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहां, एंड फिर से मैं एक यही स्टेटमेंट लिखना चाहती हूं और इस बार दूसरे टाइप की वैल्यू प्रिंट करना चाहती हूँ. किस टाइप की? मैंने लिख दिया 10.5. 10.5. जब भी प्रोग्रामिंग में आप कोई नंबर पॉइंट के साथ लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसे समझेगा डबल टाइप का, फ्लोट टाइप का नहीं, डबल टाइप का. फ्लोट टाइप का समझाना है तो टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी. तो बाय डिफॉल्ट जब भी प्रोग्रामिंग में आप कहीं ऐसा नंबर लिख दोगे पॉइंट के साथ, तो कंपाइलर उसे क्या समझेगा? डबल समझेगा. जब भी प्रोग्रामिंग में कहीं आप डबल इन्वर्टेड के अंदर कुछ लिखोगे, कंपाइलर उसे क्या समझेगा? स्ट्रिंग समझेगा. जब भी प्रोग्रामिंग में आप ऐसा कोई नंबर लिख दोगे, कंपाइलर उसे क्या समझेगा? इंटीजर टाइप की वैल्यू समझेगा. जब भी प्रोग्रामिंग में आप बिना डबल इन्वर्टेड के ट्रू लिख दोगे, कंपाइलर उसे क्या समझेगा? बूलियन समझेगा. बात समझ आ रही? ओके. मैंने फिर से एक बार, ये एरर में प्रिंट हो रहा है, आउट में प्रिंट करना है. फिर से मैंने एक बार ये प्रिंटलन फंक्शन को कॉपी पेस्ट किया. इस बार मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. अब आप सबको बताना, मैं नहीं बताऊंगी. हमने लिखा 1. क्या है ये 1? अभी कंपाइलर क्या समझ रहा है? प्रिंट, प्रिंट फंक्शन. कौन सा प्रिंट फंक्शन कॉल किया गया है? किस टाइप के पैरामीटर वाला? 1 को किस टाइप की वैल्यू समझेगा? यस, नितेश. वेरी गुड. 1 को किस टाइप का समझेगा? इंटीजर. और मुझे अब बताना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट. चलो अब प्रिंटलन यूज करते हैं. प्रिंटलन यूज करेंगे तो हमारा दोनों काम एक साथ हो जाएगा, प्रिंट भी हो जाएगा और ब्रेक लाइन भी हो जाएगा. तो मैंने इस बार अगर इसी 1 को मैं ऐसे सिंगल कोट्स बना के लिख दूं, उसी 1 को जो ऊपर मैंने ऐसे 1 लिखा था एज अ नंबर, एज अ डिजिट,
अब मैं उसी वन को सिंगल कोट्स में लिख दूं, अब क्या समझ रहा है ये? अब प्रिंटलन को किस टाइप की वैल्यू पास की गई है? तो अब ये प्रिंटलन को समझ रहा है किस टाइप का? कैरेक्टर टाइप का। प्रोग्रामिंग में नहीं, स्ट्रिंग नहीं शिवानी, स्ट्रिंग नहीं नितेश, स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड में पास की गई वैल्यू को स्ट्रिंग समझेगा। सिंगल कोट्स में पास की गई वैल्यू किस टाइप की है? कैरेक्टर टाइप की है। सिंगल कोट्स में पास की गई वैल्यू किस टाइप की है? कैरेक्टर टाइप की है। सिंगल कोट्स के अंदर अब बस एक ही कैरेक्टर लिख सकते हैं ऐसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और अगर आपने पास किया सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स के अंदर आप ये सब लिख दोगे, गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। सिंगल कोट्स के अंदर आप सिर्फ एक कैरेक्टर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो एक कैरेक्टर में? कीबोर्ड में प्रेजेंट कोई भी कैरेक्टर। ए, ओके, ए इज अ कैरेक्टर। बी, ओके, बी इज अ कैरेक्टर। कैपिटल ए, यस इट इज अ कैरेक्टर। सेमीकोलन, यस इट इज अ कैरेक्टर। कॉमा, यस इट इज अ कैरेक्टर। कुछ भी आप लिख सकते हैं। 5, यस 5 इज अ कैरेक्टर। 5 इज अ न्यूमेरिक वैल्यू तब के केस में जब एज अ नंबर प्रोग्रामिंग में लिखा गया हो। वही 5 सिंगल कोट्स में लिखा गया हो, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है। और यही ऐसे, एंड इसी को अगर मैंने इसी 1 को ऐसे डबल इन्वर्टेड बना के लिख दिया 1, अब ये 1 किस टाइप का है? अब प्रिंटलन को किस टाइप की वैल्यू पास की गई है? तो अब प्रिंटलन को वैल्यू पास की गई स्ट्रिंग टाइप की। आई होप आपको ये बातें समझ आई हो। कंपाइलर हमारे द्वारा पास की गई वैल्यू को कैसे समझता है। मैं यहां लिख दूं ऐसा, मैं लिख दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं इसमें लिख दूं ऐसे, फिर मैं कॉमा लगाऊं, लिख दूं ऐसे, और ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ऐसे क्यों गलत हो जाएगा? या मैं ऐसे डबल इन्वर्टेड लगाऊं, लिख दूं कुछ और, फिर मैं कॉमा लगाऊं और लिख दूं एक नंबर, ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ऐसा कोई प्रिंटलन फंक्शन बनाया ही नहीं गया। ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जैसे डिक्लेयर किए गए हैं, यू नीड टू यूज इट इन द सेम मैनर। सो प्रिंटलन फंक्शन बनाया गया है एक पैरामीटर के साथ। जब आप यहाँ कॉमा लगाओगे ना, ये कॉमा अलग अलग पैरामीटर्स को दिखाता है। जैसे अभी मैंने नीचे ऐड फंक्शन बनाया था तो 10 कॉमा 20 किया था, कॉमा दिखा रहा है कि एक पैरामीटर खत्म हुआ, दूसरा पैरामीटर शुरू हुआ। लेकिन अभी जितने प्रिंटलन फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, यहाँ देखो, अभी जितने प्रिंटलन फंक्शंस दिख रहे हैं, डॉट लगाओ, और डॉट लगा के प्रिंटलन, ये देखो, क्या यहाँ पे 2 पैरामीटर है? नहीं, एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर। क्या यहाँ 2 पैरामीटर है? नहीं, एक ही स्ट्रिंग। हाँ, प्रिंटफ में 2 पैरामीटर है, प्रिंट में 1 पैरामीटर है, यहाँ प्रिंटलन में 1 पर। तो जितने सारे प्रिंट और प्रिंटलन हैं वो क्या हैं? 1 पैरामीटर से बने हुए हैं। कॉमा लगा के आप कई सारी वैल्यू पास नहीं कर सकते। सो दिस इज द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो हम मेथड के कॉलिंग के टाइम पे पास करते हैं, वो सेम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की तरह होता है, वो हम आगे समझेंगे। सो आई होप कि आपको प्रिंटलन में पास होने वाली अलग अलग टाइप की वैल्यू समझ आई हो। क्यों समझ आ रही है बात? नाउ अगर हम एक ही स्ट्रिंग मैसेज बनाना चाहते हैं, कई वैल्यूज को जोड़ के हम ऐसे लिखना चाहते हैं, हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट, सपोज हमने कोई वेरिएबल बनाया, ओके, तो इस तरीके से हमने कई अलग अलग टाइप की वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना देखा। और प्रिंट करने के लिए एक बार मैं यहाँ से प्रोग्राम को डिबग कर लूंगी, और डिबग करने के बाद हम यहाँ से रन करा लेंगे। सो यहाँ ऐसे, हेलो माय नेम इज टेकपाल, माय नेम एज इज 10 इयर्स, 10 एक वैल्यू प्रिंट हो रहा है, ट्रू प्रिंट हो रहा है, एक 10.5 प्रिंट हो रहा है, एक 111 है। इस आउटपुट में तो सेम ही दिख रहा है, बट ये हमारा कंपाइलर उसे अलग टाइप का समझ रहा था। तो इस तरीके से हमने ये कुछ टाइप की वैल्यूज को प्रिंट करना देखा। डिबग करने के लिए आपको क्या करना है? डिबग करने के लिए आप यहाँ ये जो आपका रनर बना हुआ है, आप इस पे जाइए, और ये ड्रॉप डाउन का एरो है, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे आ जाएगा डीबग जावा, क्लिक कर दीजिए, ये इस प्रोग्राम को कंपाइल कर देगा और रन कर देगा। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसी के अंदर दूसरी फाइल बनानी है, उसमें कुछ दूसरा कोड लिखेंगे।
तो अब मैंने क्या किया, अब हम आए यहाँ और मैंने अब दूसरी फाइल इसी प्रोजेक्ट में हम बनाना चाहते हैं क्योंकि अभी डेटा टाइप ही पढ़ना है, बट यस। तो अब हम यहाँ आए और एसआरसी के अंदर वो सारी फाइल्स बनेंगी। मैंने राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, रिपीट करते हैं। एसआरसी, ये यहाँ एक्सप्लोरर में प्रोजेक्ट दिख रहा है, डेटा टाइप्स के अंदर एसआरसी पे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, बिकॉज आई वांट टू क्रिएट अ न्यू जावा फाइल। सो एसआरसी पे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल पे गए, फाइल का नाम मैंने दे दिया, हमने लिख दिया p2.java, दैट इज प्रोग्राम 2, ऐसा सिंपल, p2.java इंटर कर दिया। p2.java के अंदर मैं कोडिंग लिखूंगी, क्या लिखूंगी, क्लास तो बन के आ गया, अब इसके अंदर मैं मेन फंक्शन बना देती हूँ। मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक void main, void is a keyword, main is the function name, it needs a string type array, it needs a string type, string का कैपिटल, array बन गया, कोई भी एक वेरिएबल का नाम एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर कुछ प्रिंट करना है, अगेन system.out.println डबल इन्वर्टेड बना के लिख दिया प्रोग्राम 2, डबल इन्वर्टेड बना के लिख दिया प्रोग्राम 2। अब फिर से मुझे इस प्रोग्राम को डिबग करना है, मैंने क्लिक किया डिबग एंड देन ये रन हो जाएगा और यहाँ नीचे आपको दिखेगा आउटपुट, ये ओके। अब मुझे देखना है कि अगर मैं ऐसे कई सारे वेरिएबल्स बनाती हूं और वेरिएबल्स के अंदर हमने कुछ वैल्यूज को स्टोर किया, ऐसा। फिलहाल मैंने अब कुछ वेरिएबल्स, मैंने अभी तो हम डायरेक्ट वैल्यूज को प्रिंट करा रहे थे, अब मैं बोलूं कि मैं इसे एक फंक्शन फिर से लिखती हूँ ताकि जितनी बार लिखेंगे उतनी बार प्रैक्टिस होगा। लिखो हमने लिखा system.out.println और यहाँ मैं डबल इन्वर्टेड में ना पास करके ऐसे मैं लिख दूं प्रोग्राम, या मैंने लिख दिया हेलो को डबल इन्वर्टेड में लिखा, इसने स्ट्रिंग समझा और एज इट इज प्रिंट कर दिया। स्ट्रिंग वैल्यूज प्रोग्राम के में एज इट इज यूज हो जाती है। अब लेकिन मैंने ऐसे हेलो लिखा तो यहाँ एरर आ रही है। क्यों एरर आ रही है? क्योंकि जब भी आप ऐसा कोई वर्ड यूज करेंगे जिसे आप बिना डबल इन्वर्टेड, बिना सिंगल कोट्स के आप लिख रहे हो, तो प्रोग्राम उसे क्या समझेगा, वेरिएबल। हियर हेलो इज अ वेरिएबल, हेलो इज अ वेरिएबल। प्रोग्राम क्या समझेगा कि हेलो नाम का कोई वेरिएबल होगा, क्योंकि हेलो क्या है वो प्रोग्राम तो जानता नहीं है। हेलो क्या है कंपाइलर नहीं जानता, तो नहीं जानता तो आप इसे डायरेक्टली यूज भी नहीं कर सकते। मैंने लिखा कि अच्छा हेलो नहीं जानते, मैं बताती हूँ क्या है। हमने कहा हेलो जो है ना वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो हमने लिखा इंट और इंट के बाद मैंने लिख दिया हेलो सेमीकोलन। ओके, अभी भी ये एरर बता रहा है। अभी तक जब तक मैंने ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिखा था तब तक मैं हेलो पे कर्सर ले जाऊं तो ये कह रहा हेलो कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। मतलब हेलो हम समझ तो रहे कि ये वेरिएबल है पर आपने उसको बताया नहीं है हमें, तो मैंने कहा ठीक है बता देते हैं। हमने लिखा इंटीजर हेलो। अब तो समझ गए ना कि हेलो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, दैट मीन्स एक मेमोरी स्पेस का नाम है जहां हम एक इंट टाइप की वैल्यू रखेंगे। अब कोई दूसरी एरर है क्या, फिर से इस पे कर्सर ले गए और अब ये कह रहा है लोकल वेरिएबल हेलो may not have been initialized. That means कि जब भी आप local variable, local hello is a local variable is something that is declared within a specific function, main के अंदर बनाया गया hello, so hello is a local variable, and the second point is local variables cannot be used without initialization। मतलब जब तक, अभी तो आपने सिर्फ एक खाली डिब्बा बनाया हेलो नाम का, खाली मेमोरी स्पेस बनाया, मतलब मेमोरी तो बन गई एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखने के लिए,
बट अभी आपने उस मेमोरी में कोई डेटा नहीं रखा, आपको उसमें कुछ इंटीजर वैल्यू रखने की जरूरत है, फिर उसे प्रिंट कराना, फिर उसे किसी फॉर्मूले में यूज करना, फिर उसे कहीं यूज करना. सो द सेकेंड लाइन शुड बी हेलो इक्वल्स टू, equal is assignment operator. This assignment operator is used to store some value into a memory location, into a variable. So hello equals to क्या रेंज होगा, हेलो के अंदर क्या मैं ये वैल्यू रख सकती हूँ, हेलो में क्या मैं ये वैल्यू रख सकती हूँ. अब यहां से एरर गायब हो गई, यहां एरर आने लगी. क्यों क्यों एरर आने लगी? क्योंकि ये वैल्यू इंटीजर के रेंज से बाहर की वैल्यू है. अब मैं इस पे कर्सर ले जाऊं, ये कह रहा था लिटरल दिस ऑफ टाइप इंट इज आउट ऑफ द रेंज. इसका जो रेंज है वो आप 10 डिजिट की एक वैल्यू, 10 डिजिट से कम आप कोई वैल्यू रखो, ये चलेगा. सो फिलहाल हमने हेलो में रखा ये ठीक है क्या? मैंने चलो नाम थोड़ा सा चेंज कर देते, हेलो का नाम चेंज करके मैंने लिख दिया num1. फिर से एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इंटीजर num2, या यहीं पे कॉमा लगा के लिख सकती हूँ कॉमा num2. अब मैं 10 हेलो में नहीं, num1 इक्वल्स टू 10, और एक और स्टेटमेंट लिखा num2 इक्वल्स टू num2 इक्वल्स टू num2 equals to any integer value 30, and then I want to print a statement. मैंने लिख दिया num1 plus num2 plus is a operator. हाँ, प्लस इज ऑपरेटर. अब ये बता रहा है कि अब क्या है, अब भी एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही है. ये ऐसे दो वेरिएबल लिख देने से दो वैल्यू नहीं बन जाएगी. प्लस एक ऑपरेटर है, अभी हम ऑपरेटर के बारे में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे. प्लस एक ऑपरेटर है जो इंटीजर पे, स्ट्रिंग पे, कैरेक्टर पे, फ्लोट, डबल पे, किसी भी टाइप की वैल्यू पे काम करेगा और एक वैल्यू रिटर्न करेगा. सो यहां से हमें एक इंटीजर वैल्यू दूसरी इंटीजर वैल्यू के साथ ऐड होगी, किस टाइप की वैल्यू मिलेगी, इंटीजर टाइप की. ओके, बट हाँ, बट जैसे ही ये स्ट्रिंग एक, समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से हमने एक एक ये प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, दोनों वेरिएबल में एक एक वैल्यू स्टोर किया, फिर उन दोनों वेरिएबल को आपस में जोड़ के प्रिंट एलन में डाल के प्रिंट करा दिया. अब मैंने यहां से डिबग कराया, और डिबग कराने के बाद मैंने ये दिस इज द आउटपुट, ये 40 इज द आउटपुट. ओके, फिलहाल के लिए मैं क्लियर कर देती हूँ इसको, और क्लियर करने के बाद एक बार फिर से डिबग करा लेती हूँ, तो नीचे दिख जाएगा आउटपुट 40. तो इस तरीके से फिलहाल हमने ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जिसमें दो वेरिएबल बनाया, दोनों में एक एक वैल्यू रखा, दोनों की वैल्यू को प्रिंटलन में डाल के प्रिंट कराया. ओके, अब हमें करना क्या है, अब मैं तीसरा प्रोग्राम फिलहाल बनाना चाहती हूँ. तीसरा प्रोग्राम बनाने के लिए मुझे क्या करना है? तीसरा प्रोग्राम बनाने के लिए फिर से मैं SRC पे आऊंगी, राइट क्लिक करूंगी, न्यू फाइल पे जाऊंगी, और यहाँ पे लिख दूंगी p3.java. यहाँ लिख दूंगी क्या, p3.java, ऐसा. अब फिर से p3 के अंदर एक क्लास बन गया, ये फाइल के अंदर p3 क्लास, जिस नाम की फाइल उसी नाम का क्लास बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर से मेन फंक्शन बनाया, लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन and a string type argument. Don't worry, we will learn about static, we will learn about public, private, protected, and we will learn about the methods too. So you don't worry, हम लोग इसके बारे में आराम से पढ़ेंगे. फिर से एक मेन फंक्शन हमने बना दिया. ठीक है, अब मैं अगर एक इंटीजर टाइप का सपोज मैंने वेरिएबल बनाया, मैंने इस वेरिएबल, अब मुझे बताना, अब आपसे मैं पूछ रही हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ system.out.println, और मैं इसमें प्रिंट करा दूं ए. क्या एरर है ये, ए के नीचे रेड लाइन क्यों आ रही है? इसे कहीं भी यूज करने से पहले, क्योंकि ये वेरिएबल में कोई वैल्यू, द लोकल वेरिएबल ए may not have been initialized. So before printing value of a, you need to store some value in the a. Okay,
अब देखो मेरी बात समझो, जब भी तुमने लिखा ऐसे, मैंने लिखा डबल इन्वर्टेड, मैंने लिख दिया वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज। अब ये सब तो, ये जो जो कुछ भी डबल इन्वर्टेड में पास किया गया सब एक मैसेज है जो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। बट अब क्या है कि अगर मैं इसके इस मैसेज के बाद ए की वैल्यू भी प्रिंट करना चाहती हूं, तो की तो मैं फिर से लिखूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को प्रिंट बना देती हूँ क्योंकि मैं एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहती हूँ। और फिर मैं लिख दूं अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहां मैं पास कर दूं ए। ये दोनों स्टेटमेंट में आई होप आपको अंतर समझ आ रहा होगा। एक में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास की गई है और एक में वेरिएबल पास किया गया है। जो डबल इन्वर्टेड में लिखा वो स्ट्रिंग है, जो सिंगल कोट्स में लिखा, जो डबल इन्वर्टेड में लिखा वो क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज, ये हमने लिखा। फिर मैं दूसरे स्टेटमेंट में ए की वैल्यू, अब देखो क्या आउटपुट आएगा। अगेन मैं इस p3 डॉट जावा को डिबग करा रही हूँ, आप देखिएगा क्या आउटपुट आ रहा है। आउटपुट आ रहा है वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज 40। एक ये स्टेटमेंट था जो डबल इन्वर्टेड में लिखा गया, पूरा इस कॉलम से लेके यहां तक जो एज इट इज प्रिंट हो गया। और जहां वेरिएबल का नाम लिखा गया वहां वेरिएबल का नाम नहीं प्रिंट हो रहा है, वेरिएबल में स्टोर की गई वैल्यू प्रिंट हो रही है। ओके ना। इस तरीके से हमने यूज किया। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे दोनों स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिखना है तो हम यूज कर सकते हैं कॉन्केटनेशन ऑपरेटर। मतलब अभी जब मैंने ऐसे यूज किया था, आप बताओ, मैंने लिखा ऐसा, मैंने लिखा a+10, ए क्या है, इंटीजर है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, इससे एक वैल्यू मिलेगी। और मैं लिखू 10, तो ये इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इक्वल्स टू इंटीजर। इंटीजर और इंटीजर के बीच में प्लस यूज करोगे तो एक वैल्यू मिलेगी, किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। क्या वैल्यू मिलेगी, 50। लेकिन यही मैं ऐसे लिखूंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंटलन, कुछ भी लिख लो, प्रिंटलन। और डबल इन्वर्टेड में मैंने लिखा वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज, और फिर कॉमा करके तो नहीं लिख सकते 100%, क्योंकि जैसे ही कॉमा लगाओगे, कॉमा लगाने से क्या होगा, कॉमा पैरामीटर्स को अलग अलग, ये कॉमा लगा दोगे इसका मतलब हो गया कि प्रिंटलन को दो वैल्यू पास कर रहे हैं हम, नहीं, हम एक ही वैल्यू स्ट्रिंग टाइप का बना रहे हैं। कैसे, तो हमने लिखा वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज प्लस लगा दिया। प्लस का मतलब इस वैल्यू के बाद जब भी ए किस, अब देखो प्लस के बाद मैंने लिख दिया ए, प्लस के बाद आपने ए लिख दिया तो क्या बन गया, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है यहां से यहां तक, और ए एक इंटीजर वैल्यू है यहां। स्ट्रिंग के साथ प्लस करके इंटीजर लगाओगे तो वैल्यू कैसी मिलेगी, स्ट्रिंग टाइप की। मतलब यहां ये कॉन्केट नहीं होगा, सॉरी यहां पे ये ऐड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कॉन्केटनेशन होगा। कॉन्केटनेशन का मतलब यहाँ पे एक के बाद दूसरी वैल्यू ऐड होके मिल जाएगी। मतलब पहले ये स्ट्रिंग प्रिंट होगा और इस स्ट्रिंग के बाद ये ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। आप इसी में लिख देते वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज ए, तो इसमें लिखे गए ए को ये वेरिएबल नहीं मानेगा, स्ट्रिंग टाइप का एक कैरेक्टर मानेगा। लेकिन वही ए जब बाहर लिखा गया है डबल इन्वर्टेड के बाहर, तो यहां कंपाइलर इस ए को वेरिएबल मानेगा, स्ट्रिंग नहीं मानेगा, और आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज 40। रन करा के देखते हैं, और एक बार फिर से रन कराया और हमने देखा ये वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज ऐसा। तो इस तरीके से अभी मैंने ये स्टेटमेंट बंद किया, अभी मैंने ये स्टेटमेंट बंद किया, अभी मैंने ये स्टेटमेंट बंद किया, एंड देन हमने रन कराया। और इस बार प्लस नहीं होगा, इस बार क्या होगा, कॉन्केटनेशन होगा। इफ एनी मैसेज अंडर डबल कोट्स फंक्शन कंसीडर स्ट्रिंग, यस, एंड ये इस बार जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, ये पूरा स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के बाद ए की वैल्यू यहाँ ऐड होके आ गई है। वही मैं ऐसे लिखती, ये प्लस में ए बाहर नहीं, ऐसे नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज ए,
अंदर डबल इन्वर्टेड के अंदर, तो ये एक स्ट्रिंग मैसेज हो जाता। यहाँ ये डबल इन्वर्टेड में लिखा गया ए, एक स्ट्रिंग मैसेज के रूप में कंसीडर होता, वेरिएबल के रूप में कंसीडर नहीं होता। और वही अब ए बाहर मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकती, बिकॉज कि पहले से एक स्ट्रिंग लिखा गया है, इसके बाद अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू इस स्ट्रिंग के साथ जोड़ के प्रिंट करानी है तो आपको प्लस ऑपरेटर, कॉन्केटनेशन ऑपरेटर लिखने की जरूरत है। स्ट्रिंग के बाद वेरिएबल, वेरिएबल के बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद वेरिएबल, वेरिएबल के बाद स्ट्रिंग। तो वेरिएबल के बाद स्ट्रिंग आ रही है तो वेरिएबल प्लस डबल इन्वर्टेड में स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद वेरिएबल आ रहा है तो डबल इन्वर्टेड में स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल। कैसे? वेरिएबल के बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद वेरिएबल, वेरिएबल के बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद वेरिएबल। कैसे लिखेंगे? डबल इन्वर्टेड में स्ट्रिंग लिखा, जहां वेरिएबल अब लिखना है तो स्ट्रिंग के डबल कोट से बाहर गए, प्लस लगाया एंड देन वेरिएबल लिख दिया। और वेरिएबल पहले से लिखा हुआ है, बाद में स्ट्रिंग लिखनी है तो पहले वेरिएबल का नाम लिखा, वेरिएबल के बाद प्लस लगाया, फिर डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिख दिया। ओके, इस तरीके से हम अलग अलग फंक्शंस, तो आज हमने देखा आउटपुट फंक्शन के बारे में कितने तरीके से उसे कॉल कर सकते हैं। आज हमने देखा कि एक कैसे हम एक ही फाइल में 3-4 जावा के फाइल्स बना रहे हैं उसे। ओके, तो यही मुझे पहले वेरिएबल बाद में स्ट्रिंग प्रिंट करानी होती तो मैं क्या करती? मैं ऐसे लिखती, मैं लिखती system डॉट आउट डॉट println, पहले मैं वेरिएबल का नाम लिख दिया ए। तो ए लिखने से क्या होगा? कंपाइलर ए को क्या समझेगा? वेरिएबल। क्या ए नाम का वेरिएबल बना है? हाँ बना है। क्या वैल्यू है इसकी? 40 है, 40 प्रिंट हो गई। फिर इसके बाद मुझे एक स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट कराना, मैं लिख दिया प्लस डबल इन्वर्टेड और यहाँ लिख दिया इज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। तो अब ये पूरा एक मैसेज बन जाएगा, 40 इज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। तो वेरिएबल के बाद स्ट्रिंग, तो डबल इन्वर्टेड में स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल का नाम, डबल कोट से बाहर जाके डबल कोट्स में रहेगा तो वो वेरिएबल नहीं माना जाएगा, वैल्यू नहीं आएगी, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ओके, दैट्स इट। आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप कि आप थोड़े से मैसेजेस को प्रिंट कराना और ये सब सीख रहे हो। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग सो अलोंग विथ मी इन दिस मीटिंग, एंड फिर कल मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।